हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सारे टोटोमेरिज्म को छोड़कर बाकी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपन ने पढ़ लिए थे और उनकी सारी कंडीशंस को भी अपन ने पढ़ा। अपन ने सबसे पहले जाना चेन आइसोमर्स को। मोटी मोटी बात यह है कि चेन आइसोमर्स बनने के लिए या तो पेरेंटल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए या साइड चेन डिफरेंट होनी चाहिए, सीधा सा फंडा है। उसके बाद अपन ने बात करी पोजीशन आइसोमर्स की, तो पोजीशन आइसोमर्स के लिए सिर्फ पोजीशन चेंज होनी चाहिए। किसकी? या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, जिसको अपन प्राइमरी सफिक्स जिनके लिए यूज करते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, या फिर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। पोजीशन आइसोमर्स अपन ने बताया। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म थी बच्चों, आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको मैंने 7-8 केसेस बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जनरल फॉर्मूले पर बेस्ड थे और वो आपको बहुत अच्छे से उसकी मतलब प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ताकि आप जनरल फॉर्मूला देखते ही पहचान पाए कि बेस जनरल फॉर्मूले से कौन कौन सी स्ट्रक्चर एज ए फंक्शनल आइसोमर्स के तौर पर बन सकती है। उसके बाद अपन ने बात करी मेटामर्स की। मेटामरिज्म बहुत सिंपल आइसोमेरिज्म थी। उसके अंदर अपन ने बोला कि एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी वाले अपने को फंक्शनल ग्रुप चाहिए और उसमें करना क्या था, फंक्शनल ग्रुप की जो दोनों फ्री वैलेंसीज है उसके दोनों साइड आप CS2 या किसी भी एल्किल ग्रुप को या फिनाइल ग्रुप को चेंज कीजिए और आपके पास जो अगला कंपाउंड आए उसमें दोनों फ्री वैलेंसी से लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उसको अपन ने मेटामर्स बोला था। और लास्ट में अपन ने बात करी थी रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो था उसके सारी आइसोमर्स में सबसे इजी उसको पहचानना था। उसके अंदर एक कंपाउंड तो ऐसा होता है जिसके अंदर रिंग नहीं होती और दूसरे वाले में सेम जनरल फॉर्मूले को मेंटेन करते हुए और सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेंटेन करते हुए बच्चों रिंग बनती है और एक में बिना रिंग के स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर? ओपन रिंग की अपन बात करते और इस तरीके से सारे मेटामेरिज्म को, सारे आइसोमर्स को अपन ने देखा। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों ये जितने आइसोमर्स अपन ने पढ़े इनके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपना बहुत अच्छे से जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वो क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं और उनके अंदर 1 by 1 अपन बात करते हैं और इन सारे आइसोमेरिज्म का आपस में बहुत अच्छे से कंपेरिजन भी इन क्वेश्चन के माध्यम से आप कर पाएंगे। हाँ जी बच्चों, तो इसके अंदर मैंने आपको बोला कि सबसे पहले दो चीजें चेक करनी होती है कि आप जनरल फॉर्मूले को पहचान पाए। एक तो कि इससे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बेसिक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जैसे इस क्वेश्चन का जनरल फॉर्मूला था वो इसको फॉलो कर रहा था CnH2n+2 और O। इससे अपने को ये चीज जज हो जाएगी कि इस फॉर्मूले से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनने वाले हैं ताकि उस फंक्शनल ग्रुप की जितनी पॉसिबिलिटीज होगी स्ट्रक्चर चेंजेस की वो सारी अपन बना पाए। जैसे इस फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था फंक्शनल आइसोमर्स के अंदर ये जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है दो फंक्शनल ग्रुप को। एक तो अपना रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को और दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है ईथर को। तो दो तो ये फंक्शनल ग्रुप्स अपन बनाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई थी लास्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उससे हम ये जान पाएंगे कि इस कंपाउंड की रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं बनेगी या सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स बनेगी। उसके लिए आप क्या कीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर की संभावना या फिर रिंग की संभावना वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड की मैं बात करूं C4H10O, इस जनरल फॉर्मूले को कैलकुलेट सेटिस्फाई कर रहा है C4H8+2 10 और O। तो ये कंफर्म इससे दो फंक्शनल ग्रुप बनेंगे अल्कोहल और ईथर। दूसरी चीज इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसका DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो देखिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आपको फॉर्मूला था नंबर ऑफ कार्बन +1, कार्बन यहां पर 4 है, +1 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो कि यहां पर है नहीं। क्लियर? तो माइनस और प्लस सारा 0/2, तो ये आपके पास आ गया 5 5 - 5
मतलब जीरो। इसका मतलब इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है। इसका मतलब इसमें से कोई भी एल्कीन, कोई एल्काइन ट्राई नहीं होगा, प्लस कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर वाले बनेंगे। और ये जो आपका ग्रुप है ऑक्सीजन के अलावा, ये एल्किल ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होगा। तो मतलब सिर्फ एल्किल ग्रुप के तौर पर एल्किल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए सारे अल्कोहल और ईथर बना रहे। दो चीजें आपको चेक करनी है, एक तो हमेशा निकाला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और दूसरा हमारे को पता करना है कि इस जनरल फॉर्मूले से कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा C4H10O हमने पता किया जनरल फॉर्मूले से कि इससे बनेगा अल्कोहल और ईथर, और दूसरा इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और कोई भी क्लोज रिंग नहीं बनेगी। ये अपने को बहुत अच्छे से पता है। अब आ जाएगा, अब आपको बनाना इसके लिए आइसोमर्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले अल्कोहल ट्राई करते हैं, दो होंगे अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल सबसे पहला मैंने आइसोमर बनाया, सिंपल। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से आप ट्राई कीजिए और धीरे धीरे कार्बन एटम की जो चेन है वो कम करते रहिए। ये सब प्रैक्टिस की बात होती है। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है 4, आपने लगा दिया OH, एक अल्कोहल आपका ये बना। दूसरा आपके पास इसी नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग को मेंटेन करते हुए कार्बन की रिंग को आप OH की पोजीशन चेंज कर दीजिए, 1 2 3 4, और आपने यहां पर एक OH लगा दिया। क्लियर? दूसरा ये हुआ आपके पास। तीसरा, अब देखिए कि अगर आप इस OH को और फर्दर शिफ्ट कर दें, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि इस OH को अपन फर्दर शिफ्ट कर दें तो वो यही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि आप देखिएगा इसका आप IUPAC नाम लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। यहां पर आप 1 2, और अगर OH को आप बच्चों यहां शिफ्ट कर देते हैं, नंबरिंग इधर से हो जाएगी, 1 2 पे आएगा, वो सेम कंपाउंड होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो OH को आप फर्दर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी आपने 4 कार्बन की रिंग के साथ ये 2 अल्कोहल आपने बनाए। क्लियर? और पहले अपन सारे अल्कोहल ट्राई कर लेते हैं। अपन एक मैथिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के तौर पर ले लेते हैं और ये अल्कोहल हुआ। क्लियर? ये आप इसमें साथ साथ दिमाग में ये भी सोचते हुए चल सकते हो कि देखिए मैं बोलूंगा फर्स्ट और सेकंड दो जो मैंने आइसोमर्स बनाए ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें भी 4 कार्बन की रिंग है, इसमें भी 4 कार्बन की रिंग है। क्लियर? इसका मतलब ये रिंग मतलब 4 कार्बन है मेन पेरेंटल चेन के अंदर, यहां भी 4 है, इसका मतलब चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। क्लियर? लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नंबर 1 कार्बन के ऊपर है और यहां नंबर 2 पर है। इसका मतलब ये दोनों अगर मेरे से पूछे फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे तो मैं बोलूंगा पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है 1 से शिफ्ट होगी 2 के ऊपर। अब मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड आपस में क्या होंगे, तो देखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि जब आपको कभी भी एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म की संभावना नजर आए, ये नजर आए कि ये एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सारे आइसोमर्स का एक सीनियरिटी ऑर्डर होता है कि अगर आपको एक पोजीशन भी नजर आ रहा है और एक चेन आइसोमर भी नजर आ रहा है तो आपको किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है और प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म को, उसके बाद में आपको प्रायोरिटी देना होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, और उसके बाद आपको प्रायोरिटी देना होता है मेटामर्स को, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देना होता है चेन आइसोमर्स को, और सबसे कम प्रायोरिटी देना होता है पोजीशन आइसोमर्स को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा हो कि कोई 2 आइसोमर्स हैं जो आपस में आपको 2 नजर आ रहे हैं, मतलब पोजीशन भी नजर आ रहा है प्लस चेन भी नजर आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को आप यूज कीजिएगा। उसमें प्रायोरिटी उनको वो फंक्शनल आइसोमर्स बोलिए जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि देखिएगा इसमें OH की जो पोजीशन है नंबर 2 पर है, और अगर यहां पर मैं इसका अगर IUPAC नाम लेता हूं तो यह नंबर ऑफ चेन कार्बन एटम इन द चेन बात करूं पेरेंटल चेन तो यहां पर 4 है, यहां पर 3 है। क्लियर? और ये अल्कोहल यहां पर 1 पर है, यहां पर अल्कोहल 2 पर है। ठीक है, तो आप जब बात चेन की कर रहे हैं पोजीशन को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं चेन और पोजीशन के अंदर जो प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है वो चेन आइसोमेरिज्म की दी गई, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। क्लियर? ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
चलिए, ये तो तीन आपने ये बनाए अल्कोहल, और एक चौथा अल्कोहल और बन जाएगा, देखिएगा ये आपने सबसे पहले सिंपलेस्ट लिया, एन मतलब सिंपल बिना किसी सब्स्टिट्यूट ग्रुप के, फिर आपने आइसो लिया और फिर आपने इस तरीके से नियो लिया और आपने बना दिया OH। ये डिफरेंट होगा, ये अलग होगा, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस होगा। आप अगर चेक करें IUPAC के हिसाब से तो देखिए इस जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि सेम तो नहीं बन गए, तो आप IUPAC नाम चेक कर लीजिए। अगर दो कंपाउंड का IUPAC नाम सेम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो सेम आइसोमर होगा। इसके अंदर अपन लॉन्गेस्ट चेन लें तो ये होगी, और इसके अंदर भी ये थी। यहां पर क्या है, देखिए OH भी, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं थर्ड और फोर्थ को, तो देखिए 3 कार्बन की चेन और यहां भी 3 कार्बन की चेन। यहां पर 1 के अंदर OH और 2 पर मैथिल था, यहां पर आप देख पा रहे हैं OH भी और मैथिल दोनों 2 पर है, यानी पोजीशन चेंज होगी। थर्ड और फोर्थ की बात करूं तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ऐसे किसी भी 2 आइसोमर्स को अपन साथ में कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। ये आपने चारों टाइप के अल्कोहल बना दिए, इसके अलावा और कोई संभावना आप एज ए अल्कोहल आइसोमर्स की नहीं बना सकते। अब बात करते हैं इस जनरल फॉर्मूले से हमारे 2 फंक्शनल आइसोमर्स बनने की संभावना थी, अल्कोहल और ईथर। मैंने सारे अल्कोहल्स ट्राई कर लिए, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर भी चेंज करी, पोजीशन भी चेंज करी। क्या किया बच्चों, मैंने सबसे पहले 4 कार्बन की चेन ली और उसके अंदर जितनी पोजीशन चेंज हो सकती थी वो करी। फिर मैंने बच्चों 3 कार्बन की चेन ली और उसमें जितनी पोजीशन चेंज हो सकती थी आइदर फंक्शनल ग्रुप की और जो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप निकल के आया मैथिल, इन दोनों की जो चेंज हो सकती थी मैंने किया और 4 अल्कोहल बने। अब बात करते हैं बच्चों ईथर की, तो देखिएगा इसी जनरल फॉर्मूले से हम कितने ईथर बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा नंबर 1, एक ईथर ये बना, एक ईथर ये बना। और इस ईथर को अगर आप नाम देना चाहें, आपने IUPAC नाम पढ़ रखा है, 2 नाम देते हैं ईथर को अपन, एक जनरल नाम देते हैं और एक IUPAC नाम देते हैं। इसको अगर आप जनरल नाम दोगे तो इधर है मैथिल और इधर है एन प्रोपिल, क्लियर। तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल, पहले आता पी, एन प्रोपिल मैथिल ईथर। दोनों जो एल्किल ग्रुप्स लगे होते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ, उनका नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल दीजिए, आपका जनरल नाम निकल के आ जाएगा। और इसका जो IUPAC नाम होता है उसके अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, एल्केन नाम देते हैं, और जो दूसरी तरफ जो छोटा एल्किल ग्रुप होता है उसको ईथर के अंदर शामिल करके एल्कोक्सी ग्रुप देते हैं। जैसे यहां पर मैं इसका अगर IUPAC नाम दूं तो आप जानते हैं कि मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा, तो ये मैंने चेन सेलेक्ट करी और ये मेरे पास एल्कोक्सी के रूप में रह गया। तो नाम होगा इसका मेथॉक्सी, और ये ग्रुप लगा हुआ है 1 पर, 1 2 3, तो मैं बोलूंगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के तौर पे काम करेगा, इसका नाम होगा एल्कोक्सी यानी मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर। एक अपन ने ये बनाया। दूसरा मैं जो बना सकता हूं ईथर के अंदर, मैं एक CH2 ट्रांसफर कर दूं और मेटामर्स बन जाएगा CCOCC, क्लियर। ये आप इन दोनों आइसोमर्स को फर्स्ट और सेकंड को अगर आप चेक करते हैं तो आप इसको बोलेंगे मेटामर्स। और तीसरा जो आप बना सकते हैं C फर्स्ट वाले के अंदर पोजीशन आप चेंज कर दें, ये है, क्लियर। इसके अंदर आप देखें, इसको आप IUPAC नाम देने की कोशिश करें तो लॉन्गेस्ट चेन अपने को लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी है, और ये आपने लिया और इसमें नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3, तो इसको आप बोलोगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और ये था आपका 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपके पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके मेटामर्स हो जाएंगे। एक CH2 इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से 3 आपके ये बने ईथर से और 4 बने अल्कोहल से। टोटल जो आइसोमर्स होंगे वो होंगे कितने, 7, और सेकंड इज योर आंसर, क्लियर। चलिए, तो ये बात थी क्वेश्चन 1 की। और
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H8 में पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइंस, आपको बोला पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइंस। तो देखिएगा इस फॉर्मूले का आप सबसे पहले मैंने आपको बोला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको निकालना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आप ये जान पाएंगे कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पाई बॉन्ड की संख्या निकल के आ जाएगी, प्लस रिंग वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आप चेक कर पाओगे। देखिएगा कई सारे क्वेश्चन मैंने आज के इस डिस्कशन के अंदर रखे हैं, बहुत क्लियरली इसको आप पहचान पाओगे। सबसे पहला काम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, ठीक है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है तो ये जज करना कि इससे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अपने बन सकते हैं। देखिए यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बच्चों बात करते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ कार्बन +1, 5 और 1 6 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 माइनस प्लस में कुछ और है नहीं, +0 -0 हेलोजन और आपके नाइट्रोजन एटम है ही नहीं, 0/2 करोगे 4, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 2। बच्चों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है और आपको एल्काइंस बनाने हैं, और एल्काइंस में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, एल्काइन कोई भी बनाओगे तो आपको इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड चाहिए, इसी का ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। अब इसी से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया, आपके पास और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अवेलेबल ही नहीं है। अब एल्काइन के साथ अगर आप रिंग भी बनाने की सोचते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो जाएगा, और 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको मेंटेन रखनी है। और अगर आप रिंग बनाते हो समझिएगा तो एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग का आ जाएगा, ठीक है, और रिंग के बाद आपको टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ही बनाना है, तो दूसरा जो है सिर्फ एक आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो। इससे आपका साइक्लिक एल्कीन तो बन सकता है लेकिन साइक्लिक एल्काइन नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि साइक्लिक एल्काइन अगर आप बनाओगे तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप 2 के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होता तो मैं ट्राई करता कि देखो यहां से 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, एक साइक्लिक का साइड में चेंज करके करते। वैसे कभी भी साइक्लिक रिंग के अंदर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का निकाला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास 2 है। अब अपन बात करते हैं फर्दर कि कितने एल्काइंस बना सकते हैं। कार्बन कितने? 5। तो देखिएगा सबसे पहला मैं बनाता हूं, मैंने आपको बोला सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप जितने बना सकते हो बनाइए, फिर धीरे धीरे चेन की संख्या जो पेरेंटल कार्बन चेन में जो सेलेक्ट होती है IUPAC नाम में, उसकी संख्या कम करते हुए सारे पॉसिबिलिटी जो है वो बेटा अपने को प्लान करनी है। अपने पास 4 और ये 5 का हुआ, जिसमें एल्काइन जो है नंबर 1 पर है, इसको मैं बोलूंगा 1 पेंटाइन, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। इसी 5 मेंबर की रिंग को मेंटेन करते हुए बच्चों क्या मैं एक और एल्काइन बना सकता हूं? बिल्कुल, इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो दूसरा मैं पोजीशन आइसोमर बना रहा हूं इसका 1 2 3, यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर इसको मैं बोलूंगा 2 पेंटाइन। इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है मैंने नंबर 2 पर कर दी। क्लियर? ये दूसरा इसका आइसोमर बन गया। अब देखिए बच्चों, क्या मैं इसको तीसरे, ये 5 मेंबर की रिंग को रखते हुए क्या इसको तीसरे नंबर पे लेके जा सकता हूं? दिमाग में विचार आ सकता है, सोच लीजिए एक सेकंड के लिए। इधर ले आओगे तो अपने को क्या करना होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ठीक है। यहां केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये प्राइमरी सफिक्स वाले, ठीक है, तो उसका नंबरिंग कम पड़ना चाहिए। अगर मैं इसको यहां से ले आऊंगा तो अपन नंबरिंग इधर से कर देंगे। फिलहाल नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, 1 2 पे आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं बच्चों, अगर गलती से मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास नंबरिंग इधर से आ जाएगी 1 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी सेम ही नाम होगा, इसलिए ये अलग कंपाउंड नहीं है, सेम ही कंपाउंड होगा। इसलिए बच्चों यहां पर इसको फर्दर और मैं शिफ्ट नहीं कर सकता। ये मेरे पास 5 कार्बन की रिंग के साथ सिर्फ ये 2 ही एल्काइन पॉसिबल है। अब अपन आगे ट्राई करते हैं। मैं इसमें से एक एटम को रिंग से बाहर, चेन से बाहर कर देता हूं, पेरेंटल चेन से, और 4 की रिंग रखता हूं। तो ये मेरे पास एक एल्काइन और नया निकल के आया। इसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन जो है 4 की रही, और इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 3 मैथिल 1
वन ही बोलना होगा, हमेशा वन पर ही लगेगा, 1 ब्यूटाइल, ये इसका नाम होगा, और ये मेथिल आ गया। अब आप एक संभावना और, क्या इस 2 संभावनाएं हैं मेरे को जो सोचनी है, क्या इस मेथिल को मैं फर्दर शिफ्ट कर सकता हूं या फिर मैं ट्रिपल बॉन्ड को फर्दर शिफ्ट कर सकता हूं 4 की रिंग रखते हुए। तो बच्चों सोचना, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, फॉर सपोज मान लीजिए आपके दिमाग में आ भी गया विचार, अच्छे बुरे विचार सब तरह के आ सकते हैं दिमाग में। ये मेरे पास जो रिंग है 4 मेंबर की है, और मैंने क्या किया, इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां प्लान किया एक बार मेथिल को बिना चेंज किए, तो भी आप देखेंगे नहीं हो पा रहा, क्योंकि कार्बन की यहां पर वैलेंसी 5 होगी, लग नहीं सकता। या फिर मैं बात करूं कि ये ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें यहां नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूं मेथाइल शिफ्ट करने की, तो सेम सिनेरियो हो जाएगा। जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट ना करूं बच्चों, ये कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड को अपनी जगह रखने देता हूं, मैं मेथिल को अगर इधर शिफ्ट करने की प्रयास करता हूं, तो भी बच्चों सेम सिनेरियो आ जाएगा। आप देख पा रहे 5 कार्बन की वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसमें और नहीं बन सकता। न तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इधर आ सकता है, और नहीं ये इधर जा सकता है, नहीं ये इधर जा सकता है, न तो कार्बन शिफ्ट हो पा रहा है और नहीं ट्रिपल बॉन्ड इधर आ पा रहा है। दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर लिया है। इसके अलावा आप नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल नहीं सकते। आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है बच्चों, देखिएगा, वो भी हालांकि आनी नहीं चाहिए, ये है, और आप इधर ट्राई करें, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा करके फिर से वही बात कर ली, इस कार्बन के पास 3 और 2 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं। तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज को चेक किया और आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज आई 1 2 3 तीनों, और इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 3। क्लियर? आप इनको बोले कि 1 2 3 में आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, आपके दिमाग में आए तो आप बात कर सकते हो। 1 और 2, 1 और जो 2 है, फर्स्ट और सेकंड, इनको आप देखें तो इसके अंदर पेरेंटल कार्बन चेन 5 है, यहां पर भी 5 मेंबर की है, 5 मेंबर की है, ठीक है, लेकिन पोजीशन यहां पर 1 पर है और यहां पोजीशन 2 पर है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स होंगे पीआई। और यहां आप मैं बात करूं सेकंड एंड थर्ड की, तो देखिए सेकंड और थर्ड, तो इसमें पेरेंटल कार्बन चेन 5 मेंबर की, इसमें पेरेंटल कार्बन चेन 4 नंबर भी। अब अपने को ये नहीं सोचना कि सर देखो यहां पोजीशन एल्काइन की जो पोजीशन है 2 पर है और यहां पोजीशन 1 पर है, तो सर पोजीशन भी तो मेरे दिमाग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास सीआई और पीआई दोनों दिमाग में आ रही है तो भैया दोनों बनने की संभावना है, तो आप पोजीशन को भूल जाइए, आप चेन आइसोमर्स के बारे में ही विचार कीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले रिंग चेन, उसके बाद फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन आइसोमेरिज्म, और सबसे लास्ट में पॉसिबिलिटी देते हैं पोजीशन आइसोमर्स को। तो सेकंड और थर्ड को बच्चों मैं जो बोलूंगा वो आपका होगा, सेकंड और दोनों को मैं बोलूंगा तो मेरे पास आंसर होगा क्या, इसमें 5 की रिंग, इसमें 4 की रिंग, चेन आइसोमर्स। और बच्चों मैं लास्टली, और इनमें कॉम्बिनेशन बन सकता है 1 एंड थर्ड। अगर 1 एंड थर्ड को मैं कंपेयर करूं 1 एंड थर्ड में, तो भी वही सेम बात है, 5 मेंबर की रिंग, इसमें 4 की रिंग, ये भी आपके चेन आइसोमर्स होंगे। चलिए इस तरीके से एल्काइंस अपन ने बनाए। थोड़ा सा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे सीन क्लियर होगा। ये ऑल क्लियर। और आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है मोनोब्रोमो डाइक्लोरोबेंजीन। अपने पास कंपाउंड है मोनोब्रोमो डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिएगा सबसे पहले अपन ने बेंजीन बनाया, और आपको पता है बेंजीन बनाने के बाद कार्बन के पास केवल एक ही फ्री वैलेंसी होती है। क्लियर? कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। इसमें मैं अगर बात करूं तो 3 तो मैंने बेंजीन बनाने में खर्च कर दी, हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन लगता है, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। अब आपने बोला कि मोनोब्रोमो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इस पर आपको सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ब्रोमीन और 2 लगा रखे हैं क्लोरो, ये है। और इस कंपाउंड में बेंजीन आपको मेंटेन करके रखनी है। क्लियर? और कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं,
तो इनकी पोजीशन चेंज करके ही आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बदल सकते हैं, क्योंकि आपको ये बदलनी नहीं है, क्योंकि बेंजीन अगले ने कहा है इसको मेंटेन करके रखना है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करनी। तो सारी पॉसिबिलिटीज इनकी अपन चेक करते हैं बच्चों। एक तो ये हो गया नंबर वन तो खुद हो गया। नंबर 2 देखिए, अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को फिक्स रखते हैं, और तीसरा जो क्लोरीन है इसकी सारी हर पॉसिबल लोकेशन पर इसको लेके जाते हैं। नंबर 2 पे क्या किया देखना मैंने, ये आपका बेंजीन हुआ और मैंने ब्रोमीन और क्लोरीन को चेंज नहीं किया। जो थर्ड क्लोरीन है इसको मैंने एक लोकेशन छोड़ के ले गया Cl, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में अपन लेके जाते हैं, फिर से मैंने बनाया बेंजीन और इनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं Br और Cl को। क्या मैं इस क्लोरीन को और किसी लोकेशन पे लेके जा सकता हूं? बिल्कुल। अगला मैं इस लोकेशन पे लेके गया, अगला मैं इसको लेके गया यहां पर, क्लियर, ये पोजीशन आई। अगला मैंने फिर से चेंज किया, क्या इसको मैं और एक पोजीशन पे लेके जा सकता हूं? बिल्कुल, यहां लेके जा सकता हूं। तो देखिएगा, इसको मैंने चेंज नहीं किया Br, इस Cl को मैंने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट जो अगला Cl था इसको मैं चेंज करके लेके आ गया हूं यहां पर, क्लियर। तो इस तरीके से ये चार तो मैंने क्या किया, इन चारों के अंदर इस Br और Cl को फिक्स रखा, सिर्फ एक क्लोरीन को रोटेट किया। आप इन सबको आईपीसी नाम देके चेक कर सकते हो कि कोई दो सेम तो नहीं होंगे। अगला पांचवा मेरे पास जो कंपाउंड निकल के आएगा उसमें देखिएगा क्या, मैं Cl को चेंज नहीं कर रहा हूं, Br की जो सारी लोकेशन चेंज कर सकता हूं वो सारी पोजीशंस देख रहा हूं। ये सारे आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे बच्चों। मैं बात करता हूं फिर से, एक और बेंजीन मैंने बनाया, मैंने बोला Cl मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, लो मैंने Cl अपनी जगह, पहला जो केस है उसके जैसे रख लिए, और Br की लोकेशन, सारी लोकेशन चेंज कर रहा हूं। यहां Br था ही पहले में, मैंने क्या किया, Br को यहां लगा दिया, अगले के अंदर Br को यहां ले आता हूं। नंबर 6 देखिएगा, फिर से मैंने एक बेंजीन बनाया, Cl मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, Br मैंने यहां रख लिया, यहां पर मैं ले आता हूं Br, क्लियर। अगली एक और पॉसिबिलिटी है कि Br मैं यहां ले जाऊं, और Br यहां ले आऊं, यानी 2 Cl और बगल में एक Br, 2 Cl और बगल में एक Br, ये तो केस फर्स्ट ही बन जाएगा। अगर सातवां आप ट्राई करते हैं, देखिए सातवां मैंने ट्राई किया, ये मैंने बेंजीन बनाया और इसके अंदर यहां पर आपका Cl और ये Br, आप देखें तो 7 और फर्स्ट सेम है, क्योंकि जब मैं नंबरिंग करूंगा तो मैं नंबरिंग करने में, रिंग के ऊपर नंबरिंग करने में सिस्टम ये होता है कि अगर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, सेम पोजीशन सबको मिल रही है, तो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर छोटा था वहां से स्टार्ट करना, यहां 1 2 3 स्टार्ट करेंगे रिंग के अंदर, और यहां पर भी इसमें भी Br से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोबेंजीन। यहां पर भी क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट एंड 7 आर द सेम, और दो कंपाउंड के आईपीसी नेम अगर सेम है तो कभी भी आइसोमर्स नहीं हो सकते, इसलिए सातवां नहीं बनेगा भाई, इसको मिटाने का राइट है अपने को। तो टोटल जो आइसोमर्स बने वो आपके हैं 6। आपने क्या किया, पहले तीनों पास लिए, फिर इन दो को फिक्स किया, और Cl की सारी पोजीशन जो चेंज हो सकती थी वो की, उसे 4 बने, और फिर मैंने क्या किया, Cl फिक्स कर दिया, और Br की जो पोजीशन चेंज हो सकती थी वो सारी करी, और उससे आपके जो आइसोमर्स बने वो कितने बने, टोटल बन गए आपके पास क्या, 2 इससे बने और इससे 4, टोटल 6 आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास जो 4th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ कंपाउंड्स आपस में दिए और आपको बोला कि इनमें से कौन सा जो प्रेजेंटेशन सामने दिया हुआ कि ये 2 कंपाउंड दिए और ये चेन आइसोमर शो करेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, सही रिलेशन को अपने को फाइंड आउट करना है, सही रिलेशन को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो अपने को करेक्ट रिलेशन को फाइंड आउट करना है। पहला एग्जांपल अपने पास दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहला काम होता है अपने को ये कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना। क्लियर। तो देखिएगा, आप फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं,
ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। और आपको याद दिला दूं, मैंने मेटामर्स में बताया था कि वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर एक से ज्यादा वैलेंसी, बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट है, फ्री वैलेंसी, उसके अंदर एल्किल ग्रुप, फेनिल ग्रुप को अगर एक्सचेंज करते हैं, है ना, और इस फंक्शनल ग्रुप की फ्री वैलेंसी से जुड़ी हुई स्पीसीज अगर डिफर हो जाती है तो उसको अपन मेटामेरिज्म या मध्यावयवता कहते हैं। क्लियर? यहां पर ऐसा ही हुआ, देखो फर्स्ट एग्जांपल में ध्यान से सुनना, इसके इधर लगा हुआ है CH3 ग्रुप और इधर लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल नहीं है, फिनाइल तो नहीं है, साइक्लो हेक्सिल ग्रुप है। और इसमें अब अपन ने क्या किया, फिनाइल तब होता जब यह बीच में रिंग होती, ये ग्रुप है। अब अपन ने क्या किया, दोनों वैलेंसी फ्री थी, इस साइक्लो हेक्सिल ग्रुप को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? इसमें से एक CH2 निकाला और इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो साइक्लो हेक्सिल था वो तो साइक्लो पेंटिल रह गया और एक CH2 इधर चला गया, तो जो मिथाइल ग्रुप था वो इथाइल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले मेरे पास लगा हुआ था साइक्लो हेक्सिल ग्रुप, ध्यान से समझना। क्लियर? इसमें से मैंने एक CH2, 5 मेंबर की रिंग निकाल दी, एक CH2 निकल गया और एक CH2 इधर, पहले CH3 है, तो मेरे पास फिलहाल इसकी तरफ क्या लगा हुआ एस्टर के, एक तरफ लगा हुआ मैथिल और एक तरफ लगा हुआ साइक्लोहेक्सिल। मैंने चेंज मारा और देखिए क्या हुआ, देखो C डबल बॉन्ड हो, इधर हो गया C2H5 यानी CH2 उधर चला गया और इधर आपके पास रह गया साइक्लोपेंटिल ग्रुप, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, और एक CH2 इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। तो अब इन दोनों कंपाउंड में, कंपाउंड ये फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, यहां जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं फ्री वैलेंसी से वो चेंज हो गए और अब ये दोनों आपके जो हैं वो क्या होंगे, पोजीशन सॉरी मेटामर्स होंगे, है ना। मैंने बोला फ्री वैलेंसी से अगर CH2 ट्रांसफर हो जाता है तो इनको अपन बोलेंगे मेटामर्स। अब देखिएगा एक चीज आपके यहां दिमाग में आ सकती है बच्चों, क्या आ सकती है कि सर अगर हम चेन के हिसाब से सोचें, चेन के हिसाब से सोचें तो देखिए यहां पर आप चेन सेलेक्ट करेंगे, इधर से 6 मेंबर की है और अगले एग्जांपल में 5 मेंबर की है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आना लाजमी है कि आपके अंदर यहां चेन आइसोमर्स भी आपको नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ही ऐसा हो, आपको ये चेन आइसोमर्स भी नजर आ रहा मान लो और मेटामर्स भी नजर आ रहा है, तो अपने को क्या याद करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर से रिकॉल कराता हूं, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, देन मेटामर्स, देन चेन आइसोमर्स और सबसे लास्ट में पोजीशन आइसोमर्स। तो इसको मारो गोली और चलेगा इसी का ही। तो इसलिए इसने गलत करवाने के लिए चेन आइसोमर्स आपको इसको माना, बट ये हमारा मेटामर्स होगा, ये सही रिलेशन को शो नहीं करता क्योंकि इसने दिया है चेन लेकिन एक्चुअल में है मेटामर्स। क्लियर बच्चों? इस तरीके से सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं अपन, सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। क्लियर? ये मैंने रूल से मिटा दिया और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो भी लग रहा है सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ ये जो मिथाइल ग्रुप है यहां पर इसकी पोजीशन चेंज होकर के यहां पहुंच गया है, तो ये पोजीशन आइसोमर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सही मैच किया अगले ने, ये पोजीशन ही है क्योंकि पोजीशन यहां 1 से 2 पर आ गई। क्लियर? तो ये पोजीशन आइसोमर्स है और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि देखो और सोचो, सबसे सोच ले, प्रायोरिटी में पोजीशन आइसोमर्स को जब भी आप देखो तो आप देखना इसकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब बाकी सारी प्रायोरिटीज को आप पहले देख लो, कोई बदला तो नहीं है। सबसे पहले बात करो रिंग चेन है ही नहीं क्योंकि दोनों में ही रिंग है, एक में रिंग होती है और एक में नहीं होती तो रिंग चेन होता है। फिर बात करें फंक्शनल चेंज ही नहीं हुआ। जैसे देखो बच्चों, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है सेम वही फंक्शनल ग्रुप यहां है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक, तीसरी बात आई अपने पास फंक्शनल के बाद मेटामर्स की, मेटामर्स चेंज हुआ ही नहीं, फ्री वैलेंसी वाली सीन ही नहीं है और शिफ्ट भी नहीं हुआ कुछ भी। अगली मैं बात करूं चेन आइसोमर्स की, तो रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बदला, तब जाकर के पोजीशन आइसोमर्स की बात कर पाएंगे। पोजीशन आइसोमर्स करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा अपन बात करें ये मेटामर्स होगा या नहीं होगा। आपके पास ईथर है और ईथर के अंदर आप देखते हैं 2 फ्री वैलेंसी है, तो मेटामेरिज्म शो करने की पहली कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि इधर जुड़े हुए ग्रुप से अगर एक CH2 या एक कोई भी एल्किल ग्रुप शिफ्ट कर देता हूं तो वो आपस में मेटामर्स होते हैं। चेक करते हैं, यहां पर देखिए इसके अंदर यहां 6 मेंबर की रिंग है इस तरफ और इधर मिथाइल है, इसमें से एक CH2 निकाल के उधर ट्रांसफर कर दूं तो देखो इधर 5 की रिंग रह जाएगी, इधर इथाइल हो जाएगा। सेम वही बात है, ट्रांसफर हो रहा है, पहले इस तरफ
तरफ क्या है, 6 मेंबर की रिंग है एक ऑप्शन के अंदर, और इधर मिथाइल है। अब मैं एक CH2 अगर इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो निश्चित तौर पर यहां जो रिंग रहेगी वो 5 मेंबर की रहेगी, और इधर हो जाएगा CH2 CH3, और मेथिल की जो रिंग एथिल हो जाएगी। तो इधर से जैसे शिफ्टिंग हुई और ये रिंग चेंज होगी, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, मेटामर्स होगा। ये भी करेक्ट आंसर, इसमें ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगला देखिएगा, अच्छा अब मैं मेटामर्स बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके दिमाग में यह आ सकता है कि यहां रिंग कितने की, 6 की, यहां रिंग कितने की, 5 की। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो पेरेंटल कार्बन चेन के अंदर वो कहीं अलग तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप कहोगे अलग नहीं है, अलग है, बट फिर भी ये चेन आइसोमर्स नहीं है। कारण प्रायोरिटी ऑर्डर में चेन आइसोमरिज्म से पहले आता है मेटामरिज्म, तो मेटामर्स को अपन प्रायोरिटी देंगे और ये आपका जो होगा वो मेटामर्स होगा। ये दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर। और देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड और थर्ड, फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ रिंग अगर मैं चेक करूं तो देखिएगा ये अपन ने रिंग सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट आ गए। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, और आपने सीधा बोल दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग के अंदर अलग है तो वो चेन आइसोमर्स होगा। बट बेटा पहली चीज आइसोमर्स तो होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों का जनरल फॉर्मूला ही सेम है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए यहां है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एटम है 7, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब मजेदार बात ये चेन आइसोमर्स हो जाता, बट दोनों कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ही डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये आइसोमर ही नहीं होंगे, इनका जनरल फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता। एक में C7 है और एक में C8 है, तो किसी भी कंडीशन में जनरल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो आइसोमर ही नहीं होगा, ये आइसोमर ही नहीं होगा, ये चेन आइसोमर नहीं होगा, ये भी Mi होगा, ये Pi होगा, ये आपस में Mi होंगे, और ये कोई सा भी आइसोमर नहीं होगा। तो अपना आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड। चलिए बच्चों इसको ऑल क्लियर अपन कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है 5th, चलिए C3H6 के चक्रीय संरचना सहित कुल संरचनात्मक समावयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल इंक्लूडिंग साइक्लिक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6। यानी पहली कंडीशन अगले ने आपको बोली कि आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनानी है, तो साइक्लिक बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कहा जब भी आपको नंबर ऑफ आइसोमर ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो सबसे पहले आप DU कैलकुलेट करो ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई साइक्लिक बनेगी नहीं बनेगी। अगर DU 0 आया तो कभी साइक्लिक नहीं बन सकती, क्योंकि DU 0 आया, DU अगर 0 है बच्चों तो आपको कंफर्म पता है कि रिंग नहीं बन सकती, क्योंकि रिंग बनती है तो उसका मिनिमम एक DU होता ही है। तो DU निकालते ही आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते ही आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे यहां पर साइक्लिक ही बनाना तो DU 1 आना चाहिए मिनिमम। C3H6 अगला बोल रहा है, तो अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। सबसे पहले DU देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 होता है तो 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 प्लस माइनस कुछ है नहीं डिवाइडेड बाय 2, तो इजिकल टू आ गया 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इसका मतलब, और साइक्लिक कहने के लिए कह रहा है, इसका मतलब बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी और साथ में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता, क्योंकि अगर लग गया तो एक पाई बॉन्ड का भी सैचुरेशन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा, जो कि अपने को अलाउ नहीं कर रहा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, पहली चीज। चलिए C3H6 के अंदर C3 चक्रीय संरचना सहित कुल बोल रहे हैं, मतलब अगला ये बोल रहा है चक्रीय भी बनाइए और बिना चक्रीय बनाई, टोटल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। संरचना C3H6 के चक्रीय संरचना सहित कुल संरचनात्मक समावयी। अगला बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल इंक्लूडिंग साइकिल्स, मतलब साइक्लिक भी मानना है और नॉन साइक्लिक है ना, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो देखिए सबसे पहले मैंने चक्रीय सोचा क्योंकि DU 1 था, ये 3 मेंबर की रिंग बन गई, और
ये हो गया आपका क्लियर, यहां पर CH2 ही है, ठीक है, तो C3H6 बन गया। इसके अलावा चक्रीय में और कोई संभावना नहीं, 3 से कम की रिंग बना नहीं सकते। और बिना चक्रीय के अगर मैं सोचूं DU1 है, DU1 होने का मतलब या तो रिंग होगी और या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर, डबल बॉन्ड के साथ एक और स्ट्रक्चर में सोच सकता हूं, तो दूसरा मेरे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहां लग गया एक H। इस तरीके से C3H6 हुआ बच्चों। इसमें मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो कर नहीं सकता क्योंकि नंबरिंग इधर से होगी 1 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं, अगर आप ये सोचते हो तो भी कोई फायदा नहीं, क्यों नंबरिंग इधर से हो जाएगी। तो ये इसका और नया नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बिना साइक्लिक बना और एक साइक्लिक बना। टोटल आइसोमर 1 और 2, टोटल हो गया इसका 2, यानी आंसर बी सेकंड। क्लियर, आगे बढ़ते, पहले इसको ऑल क्लियर करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आपको दो कंपाउंड दिए गए और ये बताना है कि कौन से आइसोमर्स हैं, CH3CH2 NH2CHO और CH3CH2 NH2। अब बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, एक मेरे पास यहां ग्रुप है। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर देना है रिंग चेन। रिंग चेन तो है नहीं, दोनों खुली संरचना के। फिर बात आती है फंक्शनल की, क्या यह फंक्शनल अलग है? एक आपको दिख रहा है NH2 ग्रुप और एक दिख रहा है NH ग्रुप। तो ये आपका 1 डिग्री एमाइन है, प्राइमरी एमाइन, और 2 वैलेंसी फ्री है। ये 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। और आपको मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप के जो कॉम्बिनेशंस बताए थे उसमें एक था प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो निश्चित तौर पर ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। और जब फंक्शनल की बात आ गई और कुछ मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है रिंग चेन के बाद। तो ये हुआ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात को आगे बढ़ाते हैं और मेरे पास अगला क्वेश्चन नंबर अगला 6 के बाद 7। चलिए, तो इसके अंदर अपने को पूछा है कि हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। सबसे पहले अपने को साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनानी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होगी, पाई बॉन्ड्स होंगे या नहीं होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जानने के लिए सबसे पहले अपने को पता करना DU। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ, देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 यानी 6 + 1 7 माइनस नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन एटम 12/2 इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। इसका मतलब या तो आपकी एक रिंग बनेगी और या फिर डबल बॉन्ड होगा। लेकिन अपने को डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी है, क्योंकि डिग्री ऑफ 1 रखना है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, ऐसा क्वेश्चन अपने से कह रहा है। तो अपने को सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ये हमारे को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चलता है। चलिए, इसमें मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा करना है आप सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाली रिंग बनाइए और फिर इसको डाउन साइज करते रहिए, सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हुए। सबसे पहले मैंने 6 मेंबर की रिंग बनाई, साइक्लोहेक्सेन बनाया। साइक्लोहेक्सेन, इसका DU1 है, आपको पता है रिंग के कारण, और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर, इसके अंदर और कोई पॉसिबिलिटी या और कोई चेंजेस और कोई संभावना हो नहीं सकती। इसके बाद अपन रिंग को डाउन साइज करते हैं। अपन ने रिंग बनाई 5 मेंबर की, 5 मेंबर की रिंग बनाई, टोटल 6 कार्बन करने, एक कार्बन अपन ने रिंग से बाहर कर दिया। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर कोई और संभावना है, कोई डबल बॉन्ड होता तो उसकी पोजीशन अंदर चेंज कर लेते। ये मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसमें कोई भी पोजीशन चेंज करोगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इस मिथाइल की कोई भी पोजीशन चेंज करने से और कोई नई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। फिर अपन डाउन साइज करते हैं, 4 मेंबर की रिंग बनाते हैं। 4 मेंबर की रिंग, तो मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं 6, 4 मेंबर की रिंग बन गई। इसका मतलब 2 आपके बाहर रह जाएगी। इस पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। और अब इन 2 मिथाइल ग्रुप की जितनी पोजीशंस आप बदल सकते हैं वो बदल के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइए। तो मैं सारी संभावनाएं ले लेता हूं। देखिए मैंने दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे लगाए। यहां जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है हर कार्बन की, 2 वैलेंसी साइक्लिक में यूज होगी, 2 वैलेंसी फ्री है। इसका मतलब मैं यहां दोनों मिथाइल एक ही जगह लगा सकता हूं। दूसरा ये बन गया। तीसरा
ये कि एक मिथाइल मैंने यहां लगाया और एक यहां लगाया, 1,3 पे लगा दिया, ये अलग स्ट्रक्चर होगी। और चौथा देखिएगा मैंने क्या किया, पहले भी मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था, अगला मैंने क्या किया, मिथाइल में सारी पोजीशन चेंज कर दी। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि दोनों कार्बन को एक ही साइक्लिक से लगा दूं इथाइल ग्रुप बना के। अब इथाइल की पोजीशन आप चेंज करोगे तो और कोई नई संभावना नहीं आ सकती, क्योंकि वहीं से नंबरिंग हो जाएगी और हर जगह से नंबर 1 ही आ जाएगा। क्लियर? तो ये 4 की रिंग को मेंटेन करते हुए मैंने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई। नेक्स्ट देखिएगा, मैं बात करता हूं, फोन मत यूज करो। नेक्स्ट मैंने बोला कि 4 के अंदर मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बात कर ली। अब अपन बात करते हैं डाउन साइज की। 3 मेंबर की रिंग बनाते हैं, 3 मेंबर की रिंग बनाएंगे। टोटल अपने पास कार्बन एटम है 6, टोटल कार्बन 6 है, तो 3 कार्बन ऐसे होंगे जो रिंग से बाहर हो जाएंगे। तो मैंने देखिए 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, सारी पॉसिबिलिटीज की अपन बात करते हैं। क्लियर? तीनों मिथाइल 3 पे लगा दिए। अगला केस में ये बना सकता हूं कि 2 मिथाइल मैंने किसी एक पर लगा दिए और एक अलग लगा दिया। देखिए तीनों मिथाइल एक पर नहीं आ सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, 1, 2 और 2 मिथाइल से होगी। ठीक है, अब इन 2 मिथाइल के साथ एक पर रखते हुए क्या इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं? ट्राई करिए। यहां रखा 1, 2, इसको क्या बोलूंगा? 1, 1, 2 साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं गलती से, तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूंगा। अपन चाहते हैं कि नंबरिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी साइड से कर दो, बट जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उनको कम नंबरिंग मिलना चाहिए, तो वही वापस आएगी 1, 1 और 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका मतलब चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए दोबारा बना देते इसको। इसका मतलब ये हुआ चलिए अगला मैंने बताया आपको कि भाई अपन ने 2 मिथाइल को एक ही जगह लगा दिया और एक उसके बगल में लगा दिया। इसकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली संभावना देखिए, अपन ने 3 मेंबर की रिंग ली, 3 मेंबर की रिंग ली और 3 मेंबर की रिंग के साथ ये एक इथाइल ग्रुप बना दिया और एक उसके बगल में मिथाइल लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी हुई। और इथाइल को रखते हुए क्या इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल, इसको मैं यहां भी लगा सकता हूं, क्योंकि देखिए कार्बन की वैलेंसी 4, 1, 2, 3 पूरी हुई, ये यहां भी मिथाइल आ सकता है। तो अगला मेरे पास देखिए, ये मैंने इथाइल ग्रुप लगाया और यहां पर ही एक और मिथाइल लगा, दोनों को एक ही जगह पे लगा दिया। दूसरी अगली संभावना ये हुई, और इथाइल के साथ में और कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। इसको पलट के मैं अगर यहां लाता हूं तो वो तो एक ही बात होगी, 1, 2 पे रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगर मैं बात करता हूं कि ये जो साइड चेन है इससे मैं प्रोपिल भी बना सकता हूं, तो मेरे पास देखिए अगला 3 की रिंग और मैंने एन प्रोपिल बना दिया इसको। ठीक है, तीनों कार्बन को एक ही लाइन में लगा दिया, एन प्रोपिल बन गया। और इस एन प्रोपिल को मैं एक और बना सकता हूं आइसोप्रोपिल भी, ये आइसोप्रोपिल। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी पॉसिबिलिटी जो चेंज कर सकता था। इसके बाद इसके अलावा 3 की रिंग का और कोई मेंबर में साइड चेन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता इसके अलावा। तो टोटल कितने हुए देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल आइसोमर्स हुए 12। और ये आपस में क्या क्या हो सकता है, ये कंपैरिजन मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए और इनमें आपसे पूछा कि कौन सा आपस में क्या होगा। पहला आपसे पूछा ए एंड सी, कंपेयर कीजिएगा। देखिएगा ए एंड सी, ए में आप जो नंबर ऑफ एटम रिंग करेंगे, चेंज करें, सेलेक्ट करेंगे, ये 4 के कार्बन की एटम है और इसके अंदर भी 4 कार्बन की रिंग है।
ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है। सिर्फ जो OH है यहां पर 1 2 3 पर लगा हुआ है और यहां पर 4 पे लगा हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, CHO और OH ही है, कोई और चेंजेस नहीं है दोनों के अंदर। तो ये हो गए A एंड C हुए पोजीशन आइसोमर्स। तो पहला A एंड C आपसे पूछा, ये हुए पोजीशन। दूसरा आपसे पूछा है A एंड B, इसको ध्यान से देखिएगा। AH एल्डिहाइड और OH और इधर बन गया एस्टर एसिड। आपको मैंने एक बात बोली थी फंक्शनल आइसोमर्स में कि एसिड, एस्टर और कार्बोनिल प्लस अल्कोहल और कार्बोनिल प्लस एल्कोक्सी यानी ईथर, ये चारों फंक्शनल ग्रुप्स सेम जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं और इनका कोई भी एक से दूसरे में रूप चेंज करते हैं तो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो देखिए ऐसा ही A और B में किया गया है। यहां पर B में आपके पास फंक्शनल ग्रुप है एसिड और इसमें क्या है एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल। एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में दो आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो CHO ग्रुप या आपका कीटोन ग्रुप, दोनों कीटोन और एल्डिहाइड के साथ या तो अल्कोहल आ जाए या ईथर आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर्स होगा। ये वो कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था, आपको अगर याद है अल्कोहल ईथर, इसी तरीके से आपको बोला था अल्कोहल ईथर, है ना, इसी में एक कॉम्बिनेशन ये था। और ऐसे बताता है एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन के साथ सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर, ये चारों भी एक ही फंक्शनल ग्रुप थे, एक ही जनरल फॉर्मूले से बनने वाले फंक्शनल ग्रुप थे। क्लियर, और आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो ये A और B, A क्या है, B आपका है एसिड और A आपका है एल्डिहाइड विद अल्कोहल, एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्कोहल, ये वाला केस। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो A और B हुए बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर, आगे बात करते हैं अगला मेरे पास पूछा है यहां पर B एंड D, B एंड D, B और D। आप देखिएगा B क्या है एसिड और ये क्या है एस्टर। अभी बोला था एसिड और एस्टर क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी फंक्शनल होंगे, यानी पोजीशन A और B और D भी हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स। तो अपने पास हो गए, आंसर हो गया पोजीशन और फंक्शनल, फंक्शनल यानी फर्स्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिर्फ फंक्शनल आइसोमर्स के जो केसेस हैं वो आपको आपस में कॉम्बिनेशंस ध्यान रखने, इससे आप वापस जब थ्योरी जाके पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये अपन ऑल क्लियर कर देते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने पास है C5H12O, इससे टोटल ईथर आपसे बनाने हैं। अगले ने बता दिया ईथर है और अपने को पता है ये जो जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है वो अल्कोहल और ईथर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O और इस जनरल फॉर्मूले से अल्कोहल और ईथर दोनों बन सकते हैं। बट बच्चों क्वेश्चन ने अपने को रेस्ट्रिक्ट किया है कि केवल ईथर बनाने। अब ईथर में सैचुरेटेड ईथर है या अनसैचुरेटेड ईथर है, साइक्लिक होगा या नहीं होगा, सिंपल तरीका उसके लिए DU बच्चों कैलकुलेट करना है। DU देखिएगा इसका, नंबर ऑफ कार्बन 5 + 1 यानी 6 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 और हेलोजन और नाइट्रोजन कोई है नहीं, डिवाइडेड बाय 2 = 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहां पर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, कार्बन कार्बन की नॉर्मल रिंग बनानी है, साइक्लिक रिंग आपको नहीं बनानी है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, ये चीज क्लियर होगी। और केवल ईथर बनाने हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है केवल आप ईथर बनाइएगा। क्लियर, तो चलिए डबल बॉन्ड नहीं ट्राई करना है, कोई भी पाई बॉन्ड ट्राई नहीं करना है और कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्राई नहीं करनी, सिर्फ जो है अनसैचुरेटेड नहीं बनाना, सैचुरेटेड ईथर बनाने। चलिए मैंने बोला आपको बनाने के लिए
प्रैक्टिस की जरूरत होती है, दूसरी जरूरत होती है। तो एक छोटा सा सीक्वेंस अपन यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनानी है और फिर धीरे धीरे साइज को डाउन साइज करना है। पहला अपन ने लिया, देखिए टोटल 5 कार्बन है, तो ये तो कंफर्म ही है कि एक कार्बन को ईथर बनाने के लिए दूसरी तरफ लेके जाना होगा। मैं एक और कार्बन को उधर ले जाता हूं, इसका मेटामर बनाता हूं। ये अपन ने बनाया। अगला देखिएगा, अब एक मैं रिंग से साइड में कर देता हूं मिथाइल ग्रुप, इस तरीके से ये बना। और फोर्थ देखिएगा मैंने क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप की लोकेशन चेंज करी। फिफ्थ देखिएगा, थर्ड से ही सोच रहे अपन, मिथाइल की लोकेशन चेंज नहीं करी, इसका मेटामर बनाया। और सिक्स्थ देखिएगा, ये बनाया। इस तरीके से टोटल इसके जो है 6 ईथर ऐसे बनेंगे जो कि सैचुरेटेड ईथर है, कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि इनमें से कोई दो हमारे सेम नहीं है, तो देखो सिंपल तरीका है कि आप आईपीसी नाम जो है वो दे दीजिएगा। और आपको पता है ईथर का आईपीसी नाम देने का तरीका बच्चों होता है एल्कोक्सी एल्केन, है ना। और लॉन्ग चेन वाले को अपने को एल्केन ग्रुप में रखना है और छोटे वाले को एल्कोक्सी ग्रुप के अंदर रखना है। तो इनका अपन नाम दे लेते हैं, नाम ट्राई कर लेते हैं, ताकि पता चल जाएगी जो सारे के सारे आपके 6 आइसोमर्स हैं दे आर डिफरेंट। क्लियर? आप सातों और कोई ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में आ सकता है, बट उसको जब आप आईपीसी नाम देंगे तो इन 6 में से कोई एक मिलेगा। चलेगा। जैसे इसमें मैं लॉन्ग चेन सेलेक्ट करता हूं बच्चों, तो आपको दिख रही होगी, ये क्यों मिट रहा भाई। लॉन्ग चेन अपन ने सेलेक्ट करी, तो ये आपकी लॉन्ग चेन है और इधर मेथिल ग्रुप बनाए, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी। तो मेरे पास हो गया मेथॉक्सी, और नंबरिंग करेंगे यहां से मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? 1 पर मेथॉक्सी ग्रुप है और ब्यूटेन रिंग है। सेकंड को अगर आप नाम देंगे, इसका नाम हो गया 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसके अंदर आप चेन सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी लॉन्ग चेन है 3 मेंबर की, और ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप है तो 2 मेंबर का, इसको बोला एथॉक्सी 1 पर लगा हुआ है 1 एथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड वाले को आप नाम देंगे बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन अपने को सेलेक्ट करनी है, तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन होगी। यहां पर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, एक एल्कोक्सी ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये है मेथॉक्सी और ये है मेथिल, तो अपन बोलेंगे ये 1 ये 2, अपन बोलेंगे 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। अगले वाले का नाम देते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन अपने को सेलेक्ट करनी है दिस वन। इसके अंदर आपका नंबरिंग 1 2, एल्कोक्सी ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, ये आपका जो पहला था वो 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन था, ये 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन है, डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमर्स है। अगले की बात करें बच्चों, तो देखिएगा इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन आप लेंगे, ये 3 मेंबर की, और यहां पर आपका एल्कोक्सी ग्रुप है वो है एथॉक्सी। आप बोलोगे नंबरिंग 1 2 3, तो आप बोलोगे 2 एथॉक्सी प्रोपेन। और लास्ट वाला है लॉन्गेस्ट चेन, आप ले लीजिए, ये इधर भी 3 की लोगे, और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप भी है और आपका मेथॉक्सी ग्रुप भी है, तो आप बोलोगे 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से आपने देखा किसी भी 6 मेंबर में से किसी का भी नाम सेम नहीं था, इसका मतलब ये 6 के 6 आपके आइसोमर्स हैं। अब देखिए अपने को फंक्शनल ग्रुप चेंज करना नहीं था, ठीक है, और रिंग बनानी नहीं थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 रखना था, तो रिंग चेन आइसोमर्स इनके नहीं बन सकते। फंक्शनल इससे अपने अल्कोहल बना सकते थे, बट क्वेश्चन ने अपने को रेस्ट्रिक्ट किया कि अल्कोहल नहीं बनाने, तो इनमें से कोई भी आपस में रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, आपस में कोई भी इनसे फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे, इसके अलावा इनमें अगर हो सकते हैं तो होंगे चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और देखिए बच्चों, जो चेन आइसोमर्स है उसकी संभावना भी काफी कम होगी, क्योंकि मेटामर्स और चेन आइसोमर्स दोनों नजर आपको आएंगे इनमें से। तो मैंने बोला प्रायोरिटी और रिंग चेन, देन फंक्शनल, 2 तो है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको मेटामर्स ढूंढने हैं, मेटामर्स देन चेन और देन पोजीशन। तो थोड़ा सा इनमें से किसी भी 2 को
लेकर के आपसे पूछ सकता है। तो पहले मेरे दिमाग में आ गया कि 1 और 2 आपस में क्या होंगे। देखिए इस तरह की अगर एक्सरसाइज मुझे करनी है, मैं बोलूं कि 1 और 2 मेरे पास क्या होंगे, तो देखिएगा 1 में रिंग 4 मेंबर की, इसमें 3 मेंबर की, तो चेन आइसोमर्स दिमाग में आ सकता है, बट पोजीशन तो नहीं है, चेक कर सकते हो। ये CH2 इधर ट्रांसफर होने से ये बन गया है, बिल्कुल ये तो मेटामर्स है, क्योंकि एक CH2 इधर से ट्रांसफर हुआ और ये जो डाइवेलेंट ईथर है इसके जुड़ा हुआ इधर ग्रुप, इधर क्या है, N ब्यूटिल और मैथिल है, अगले में N प्रोपिल और एथिल है। और जब कोई भी कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप जिसके 2 फ्री वैलेंसी है और उसमें से एल्किल ग्रुप चेंज करके दोनों डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ रहे हैं कंपाउंड्स में, इसका मतलब ये है कि वो मेटामर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपस मेटामर हुए। मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों, मुझे बताइए आपका सेकंड और थर्ड क्या होगा। तो देखिए सेकंड और थर्ड अगर आपको चेक करना है तो आप देख पा रहे हैं सेकंड और थर्ड के अंदर ये भी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। आप देख पा रहे हैं ये CH2 इधर ट्रांसफर हो गया, वापस CH2 इधर भेज दिया, इधर मेथॉक्सी है और इधर अलग ग्रुप है, ये मेटामर्स होंगे। इस तरीके से किसी को भी आपस में आप चेक कर सकते हैं। आप मैं अगर बोलूं कि आप फर्स्ट और फोर्थ को चेक करें, फर्स्ट और फोर्थ को अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या होंगे, फर्स्ट और फोर्थ, तो देखिएगा फर्स्ट में 4 की रिंग है, इधर मेथॉक्सी है, इसमें भी इधर मेथॉक्सी है, इसमें मेथॉक्सी नंबर 1 कार्बन पे लगा हुआ है, इसमें मेथॉक्सी नंबर 2 पे लगा हुआ है। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपके पोजीशन आइसोमर्स होंगे। इस तरीके से इनको आपस में आप अपने पास बैठ के बना के आइसोमर्स और किसी भी 2 को कंपेयर कर सकते हैं और इससे आपकी एक जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस से ही आपके जो है सारे आइसोमर्स आपस में बहुत क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैंने बोला रिंग चेन देखना है, उसके बाद फंक्शनल अगर सेम हो रहे हो तो, उसके बाद आपको जो है मेटामर्स देखने हैं, फिर चेन आइसोमर्स और फिर प्रायोरिटी सबसे लास्ट में पोजीशन आइसोमर्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके पास है which of the following pairs of the compound is a ring chain isomer। रिंग चेन आइसोमर ढूंढना है। मैंने आपको बोला रिंग चेन सबसे सिंपल तरीका ढूंढने का, एक में सिंपल स्ट्रक्चर होगी और एक में रिंग होगी। सबसे पहला चेक करते हैं तो आपको नजर आ रहा है 2 OH OH फंक्शनल ग्रुप सेम है। वैसे भी रिंग चेन जब देखना होता है तो फंक्शनल नहीं देखना, चेन पोजीशन मेटामर्स कुछ भी नहीं देखना, रिंग चेन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो ये आपको रिंग चेन नजर आ सकता है, बट ध्यान रखना मैंने कहा सबसे पहले आइसोमर होने चाहिए, बाद में आइसोमर का टाइप होगा। तो कहीं इनका जनरल फॉर्मूला तो नहीं है सेम, जनरल फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा। आप DU देख लिया करो, कोई भी 2 कंपाउंड आइसोमर्स होते हैं तो उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा सेम रहेगा। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका डिग्री और कोई रिंग भी नहीं है। तो स्ट्रक्चर से आप देखोगे पहले वाले का DU 0 है और दूसरे वाला जिसे कंपेयर कर रहे हैं इसका DU 1 है, तो ये आइसोमर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो आइसोमर होते हैं उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है। ये दोनों आपस में कोई से भी आइसोमर नहीं होंगे। आइसोमर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करते हैं, पता चल जाएगा। अब आप जनरल फॉर्मूले से भी देख लीजिए। यहां पर मैं देखूं एग्जांपल ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, कार्बन मेरे पास है 4, हाइड्रोजन मेरे पास है बच्चों देखिए 3 और 3 6 और 2 8 और 10 H10O, ये मेरे पास पहला कंपाउंड है। दूसरा आप चेक कीजिए बच्चों, कार्बन तो 4 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए ये 3 वैलेंसी हो रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन O। आप देख पा रहे हो क्लियरली कि फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसका मतलब ये आपस में आइसोमर ही नहीं होंगे। रिंग चेन जैसे दिख रहे थे, बट रिंग चेन देखने के साथ साथ आप DU जरूर चेक कर लिया करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इसमें सिंपल है और इसमें रिंग देखते ही आप एक्साइटेड हो जाए और रिंग चेन बोल दे। ये रिंग चेन तो बाद की बात है, ये आपस में आइसोमर ही नहीं है। अलग अलग फॉर्मूले वाले कभी भी आपस में आइसोमर नहीं होते बच्चों, तो ये कोई आइसोमर नहीं है। पहला ऑप्शन आपने ट्राई किया, नो आइसोमर्स, कोई भी आपस में कोई से भी आइसोमरिज्म नहीं है। सेकंड में आप चेक करें बच्चों तो देखिएगा सेकंड में आपको जो आइसोमरिज्म नजर आ रही है वो फंक्शनल आइसोमर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने कहा था बच्चों ये जो बेंजिल ग्रुप है ये क्लोरोबेंजिल है और इसमें बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। देखिएगा इसके अंदर ये बेंजीन रिंग पे क्लोरो लगा हुआ है और CH3 बगल में लगा हुआ है, और दूसरे वाले के अंदर बच्चों आपको जो लगा हुआ है वो बेंजिल
ग्रुप के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरोबेंजील है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। Fi बता चुका हूं मैं आपको कैटेगरी के अंदर। एक एग्जांपल अपना लास्ट एग्जांपल फंक्शनल जो कॉम्बिनेशन थे उसमें लास्ट एग्जांपल यही था। क्लियर? तो ये Fi है, ठीक है, रिंग चेन नहीं है, और रिंग चेन वैसे है भी नहीं, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, दूर से ही पहचान में आ जाता है। फिर भी कौन से अपन देखना है, इसमें आप देखें तो इसमें इस वाले तीसरे में पहला जो केस है इसमें रिंग नहीं है, इसके साथ में दिया उसमें रिंग है, ठीक है, तो ये रिंग चेन हो सकते हैं बशर्ते कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करो। इसमें एक रिंग है Du1, इसमें एक डबल बॉन्ड है Du1 और Du सेम आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इसका मतलब ये है कि आप इनको आप चेक करके देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। ये आपके एक में रिंग है, एक में नहीं है, ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं। और लास्ट वाले में आप देखें, लास्ट वाले में अगर आप देखते हैं तो रिंग इसमें भी है, इसमें भी है, और इसके अंदर देखिए एथिल एथिल लगा, मेथिल मेथिल लगा हुआ है, और इसमें एक एथिल लगा हुआ है, साइड चेन डिफरेंट है। क्लियर? तो ये आपके हो जाएंगे चेन आइसोमर्स, क्योंकि साइड चेन डिफरेंट है, पेरेंट चेन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर वो सेम है, तो ये आपके हो जाएंगे Ci। ये Ci, ये Fi, ये नो आइसोमर्स, ये R से। आपसे पूछ रहा है रिंग चेन आइसोमरिज्म कौन शो कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन साइक्लोब्यूटेन एंड 1-ब्यूटीन में बना देता हूं बच्चों आपके सामने। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन बोल रहा है तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अगला है 1-ब्यूटीन, ये लो भैया 1-ब्यूटीन आपके सामने है। अब आप ही बता दीजिए इसमें मैं आपकी क्या मदद करूं। इसका Du1 और इसका भी Du1, जनरल फॉर्मूला चेक कर लीजिए, सेम आएगा। एक में ओपन स्ट्रक्चर है, एक में चेन स्ट्रक्चर है। ऐसो को मैंने बोला RCI, अभी अभी आपको बताया था रिंग चेन आइसोमर्स, थर्ड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, बहुत ही मजेदार चीज मैंने आपको बोला था फंक्शनल आइसोमर्स को कंपेयर करने का तरीका, कि निम्न में से कौन सा एसीटोन का समावेशी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ एसीटोन। और इसने एल, ईथर, ऑल, एलिल अलग अलग आपसे फंक्शनल ग्रुप ट्राई करने की कोशिश करिए। तो ऐसी स्थिति में आपको यह पता होना चाहिए कि एसीटोन जो कि एक कीटोन है, कीटोन किस किस के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको बोला था कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और आपको बोला था अनसैचुरेटेड ईथर या अनसैचुरेटेड एल्कोक्सी। एक ही बात है, एल्कोक्सी यूज करते हैं आईपीसी में, जनरल नेम ईथर। ये चारों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन ईथर और अल्कोहल, ओनली अल्कोहल के साथ कभी भी आइसोमर नहीं होता। तो देखिए कौन सा एसीटोन का समावेशी नहीं है, ऐसा बोलते ही देखो ये क्या एसीटोन, अगला क्या प्रोपेनॉल। एसीटोन आपको पता है ये होता है 3 कार्बन का कीटोन है। क्लियर? पहला ऑप्शन है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब, प्रोपेनॉल का मतलब हुआ बच्चों 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल। देख बताओ, कीटोन और एल्डिहाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर हुए फंक्शनल आइसोमर्स। ये है पहला ऑप्शन, पहला वाला उसके साथ बना Fi। दूसरा बोलता है मैथिल विनाइल ईथर। देखिए मैथिल विनाइल ईथर क्या होगा, ये तो एसीटोन है, ईथर की बात कर रहा है, OCH3, एक तरफ मैथिल है और एक तरफ विनाइल ग्रुप है। क्लियर? ये है, इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड है और साथ में आपके पास ईथर है, नंबर ऑफ कार्बन टोटल 3 है। ये देखो ये कैटेगरी आ गई अनसैचुरेटेड ईथर, ये भी कीटोन का फंक्शनल आइसोमर्स है, तो ये हो गया, ये भी फंक्शनल आइसोमर हो गया। अगला है बच्चों 2-प्रोपेनॉल, यानी ओनली अल्कोहल कह रहा है। 2-प्रोपेनॉल ये हुआ बच्चों OH,
इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ओनली अल्कोहल को इसका फंक्शनल आइसोमर बोल रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं होगा, ठीक है। और फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, आप देख सकते हैं जनरल फॉर्मूला भी फिर सेम नहीं आएगा, चेक कर लीजिए, CH3 और यहां 3 CH, आप देख पा रहे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें सेम नहीं होंगे, हाइड्रोजन 6 है, यहां 6 और 2 8 है, क्योंकि अल्कोहल कभी भी कीटोन और एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ एक डबल बॉन्ड नहीं आए। हाँ, अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता तो इसका एग्जांपल हो सकता था। नेक्स्ट, ये इसका आइसोमर नहीं है क्योंकि जनरल फॉर्मूला ही अलग आ गया। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, आप FIs के कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, आपको जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, जब सबके फॉर्मूले बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप टोटल फॉर्मूला बढ़ा के हाइड्रोजन और कार्बन जोड़ के भी ऐसा कर सकते हो, बट फंक्शनल ग्रुप से जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल क्या होता है? देखिए बच्चों, ये एसीटोन था, इसके साथ अपन कंपेयर कर रहे थे। एलिल ग्रुप ये होता है बच्चों, इसको एलिल ग्रुप बोलते हैं, एलिल अल्कोहल। अगेन क्या है, मेरे पास अल्कोहल है, साथ में अनसैचुरेटेड है, तो ये वाला केस आ गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। और अनसैचुरेटेड अल्कोहल कीटोन के साथ आपका फंक्शनल आइसोमर होता है, बशर्ते कि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। एलिल अल्कोहल ये भी फंक्शनल आइसोमर होगा। तो प्रोपेनॉल, मेथिल विनाइल ईथर, एलिल अल्कोहल, ये तीनों ही ये केस है। एक में एल्डिहाइड कीटोन के साथ पूछ रहा है, तो एक तो एल्डिहाइड है फंक्शनल आइसोमर, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है चौथा ऑप्शन, और आपका दूसरा ऑप्शन है अनसैचुरेटेड ईथर, तीसरा ऑप्शन ओनली अल्कोहल है। ओनली अल्कोहल कभी भी ईथर और एल्डिहाइड के साथ कोई सा भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। क्लियर? क्योंकि जनरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपने चेक किया तो आपके बात समझ में आई कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी अलग अलग था ना, ओनली अल्कोहल और कीटोन, कीटोन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और अल्कोहल का 0, तो कभी भी आपस में आइसोमर हो नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड कह रहा है कंपाउंड C4H12N क्या प्रेजेंट करता है। मैं सब ट्राई करके देखूंगा कर सकता है या नहीं। 4 कार्बन का N, तो पहले मैं देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक प्राइमरी एमीन है, आप चेक कर लीजिए हाइड्रोजन भी सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, CH3 CH2, और आपको पता है डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो फिर एक बार फिर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लीजिए ताकि अपने को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? हाइड्रोजन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करते हैं। चलो, नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 11 प्लस नंबर ऑफ हेलोजन 0 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस ये कितना हो गया 10 2 5 5 माइनस 5 0, इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आपको हाइड्रोजन लगा के देखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ एमीन। अब इससे पहला मेरे से पूछा पोजीशन आइसोमर्स, बिल्कुल बना सकता हूं। ये जो आपकी प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एक मतलब नंबर 1 पर है, इसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। यहां 1 पर था, यहां पर 2 पर है। ठीक है, तो पोजीशन अलग अलग आ गई, पोजीशन आइसोमर्स बन गया। लेकिन अगला बोल रहा है कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म ये वाला तो नहीं शो करेगा। मैंने आपको बोला था मेटामेरिज्म होने के लिए जो आपका 1 से ज्यादा फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, तो प्राइमरी एमीन तो नहीं शो करेगा। लेकिन क्या मैं इसे सेकेंडरी एमीन बना सकता हूं इस फॉर्मूले से? चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी एमीन देखिए NH, फ्री वैलेंसी अपने पास 4 कार्बन है, बिल्कुल बना सकते हैं, 3 और एक तरफ 1, ये सेकेंडरी एमीन हो गया। और सेकेंडरी एमीन है, मेटामर शो कर देगा। कैसे? देखिए NH दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आपस में मेटामर्स होंगे, तो मेटामेरिज्म शो करेगा। फंक्शनल आइसोमर्स बिल्कुल आपको मैंने बोला वो प्राइमरी एमीन था, ये सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या टर्सरी भी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। ये लीजिए, ये टर्सरी और एक और बच गया, टर्सरी एमीन बना सकता हूं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल भी बना दिया, मेटामर्स भी बना दिया, टोटल हो गया ऑल ऑफ 3। यानी ये जो कंपाउंड है सारी तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? मेटामेरिज्म का मतलब अपने पास फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, बाईवेलेंट होना चाहिए। तो देखिए ये सारे आपके पास पहले दूसरे एग्जांपल में ईथर है, बिल्कुल बाईवेलेंट होता है, मेटामेरिज्म शो कर सकता है। और अगला है तीसरे ऑप्शन में सेकेंडरी एमीन, बिल्कुल शो कर सकता है। अब चेक कर लेते हैं क्या CH2 ट्रांसफर हुआ है। देखिएगा इसमें क्या हुआ, इधर मिथॉक्सी है, इसमें एक इधर ट्रांसफर कर दिया, एथॉक्सी हो गया, बिल्कुल आप देखेंगे मेटामेरिज्म शो कर रहा है। अगले में देखिए इस तरफ मिथॉक्सी सॉरी एथॉक्सी देखो, और अगले में क्या किया, एक मिथॉक्सी और अगले में इधर आपको कर दिया, ऐसा है CH3, तो बिल्कुल एक CH2 उधर ट्रांसफर हुआ है, ये भी आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे। अगले में क्या, NH की तरफ एक तरफ सेकेंडरी एमीन में मैथिल है, अगले में इधर एथिल आ गया, तो ये भी आपस में CH2 ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब मेटामेरिज्म शो कर रहा है। मैंने आपको बोला सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी एमीन है, दो वैलेंसी फ्री है, एक CH2 उठ के इधर से इधर आ रहा है, तो आपस में डेफिनेटली वो मेटामर्स होंगे। आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा बच्चों, फिर से देखिए, एक मेरे पास प्राइमरी एमीन है 3 कार्बन का, एक मेरे पास टर्सरी एमीन है। प्राइमरी एंड टर्सरी एमीन आर द फंक्शनल आइसोमर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन सा ब्यूटेनेल का आइसोमर्स नहीं है ना? ब्यूटेनेल मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर ऑफ ब्यूटेनेल? ब्यूटेनेल मतलब एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। मैंने बोला था कि फिर से अभी वही बात रिकॉल हो रही है, वो कॉम्बिनेशन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो एसिड एस्टर वाला और एक ये, पर्टिकुलरली ये सब ज्यादा यूज होता है। क्या, एक मैंने बोला था एसिड एस्टर और साथ में कौन था, एल्कॉक्सी ग्रुप लगा दिया साथ में, और एल्कॉक्सी कार्बोनिल और एक अल्कोहल विद कार्बोनिल, ठीक है, ये 4 का कॉम्बिनेशन था। एक ये 4 का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर, ये चारों आपस में अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो चारों अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो एल्डिहाइड के साथ पूछ रहा है, तो मुझे क्या ढूंढना, मैं बिना ऑप्शन देके बोल रहा हूं, एल्डिहाइड के साथ कीटोन होगा, एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड के साथ ईथर होगा, इसके अलावा कोई और होगा तो फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा तो जनरल फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा, ठीक है। आओ चेक करें, ब्यूटेनेल टू ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन मतलब कीटोन, बिल्कुल कीटोन हो सकता है। अगला कह रहा है 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, देखिए चेक कर लेते हैं, 2 पर मेथिल ग्रुप है, प्रोपेनॉल बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ क्या किया मैंने, पेरेंटल चेन से एक कार्बन साइड में कर दिया, ये आपका चेन आइसोमर हो जाएगा, ये है लेकिन आइसोमर होगा, क्लियर। अगला 2 ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल, मैंने क्या बोला, ओनली ब्यूटेनॉल, ब्यूटीनॉल नहीं बोल रहा, सिंपल ब्यूटेनॉल, ANOL बोल रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं है भैया कहीं भी, ये है। और मैंने बोला एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल, कभी भी सिंपल अल्कोहल, अगर डबल बॉन्ड होता तो हो जाता, सिंपल अल्कोहल है तो ये आइसोमर नहीं होगा, यही आंसर हो गया। 4th वाले में क्या है, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ब्यूट किस पर है, ब्यूट 2 पर इन और 4th पर CH, बिल्कुल, और 1 पर क्या है, अल्कोहल, 1 पर आपका अल्कोहल है, बिल्कुल, ये क्या है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो वापस बिल्कुल उस कैटेगरी में से आ रहा है, ये होगा, बाकी तीनों होंगे। 3rd वाला सिंपल अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड के साथ नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें से कौन से आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे? मैंने आपको बोला कि या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल चेक कर लो, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो, आइसोमर्स तभी नहीं होंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा, या फिर DU चेक कर लीजिए, ठीक है। निम्न से कौन सा अन्य का आइसोमर नहीं होगा, क्लियर। इसका DU पहले वाले का 2 पता चल
जाएगा। इसके अंदर ओनली 2 रिंग है Du2, इसके अंदर ओनली 2 रिंग है Du2, और तीसरे वाले में 1 2 3 रिंग है Du3। इसका मतलब फोर्थ का Du बाकी तीनों से अलग आ रहा है, इसका मतलब ये इनका जो है आपका आइसोमर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें अपने को C7H7Cl में एरोमेटिक कंपाउंड्स पता करने हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी का मतलब होता है बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर होने चाहिए। क्लियर, रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। हकल रूल्स, एरोमेटिसिटी अपन आगे लेक्चर पढ़ाएंगे, अगर आप नहीं जानते तो सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने। क्लियर, वैसे बहुत सारे इसके आइसोमर्स बन जाएंगे। अगर मैं एरोमेटिक की कंडीशन को हटा देता हूं तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, बट ओनली एरोमेटिक बनाने। अब दूसरा कंडीशन इसका Du कैलकुलेट करो, तो चलो भाई Du इसका कैलकुलेट करते हैं। चलिए, Du के अंदर क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 + 1 8 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7 प्लस हेलोजन 1 माइनस नाइट्रोजन 0 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 8/2 4, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 4, और 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब समझिए। और एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो देखिएगा, ये आपने बेंजीन बनाया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, कैसे, एक तो रिंग का और 3 डबल बॉन्ड, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इसके अलावा आपके पास बचा हुआ फॉर्मूले में एक CH3 और एक Cl। क्लियर, ये आप चेक कर लीजिए। अब बाकी सब पे देखिए एक एक हाइड्रोजन है, आप फॉर्मूला मैच करा लीजिए। C7H7Cl ये है। अब देखिएगा इसके कितने आइसोमर्स अपन बना सकते हैं। एरोमेटिसिटी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना, रिंग को आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मोटे मोटे तौर पर आप यूं समझिए। क्लियर, अब देखिएगा तो 3 तो इनके पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, ये दोनों ग्रुप पास पास में, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो हो गया। पोजीशन आइसोमर्स बताए थे आपको बेंजीन के, ये CH3 और एक छोड़ के मेटा और पैरा। देखिए ये CH3 और सामने CL, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 ये बन गए। और चौथा एक और बन सकता, देखिए कैसे, जो इनके साथ, इन सब के साथ फंक्शनल आइसोमर होगा। ये सब जो थे बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट लगा हुआ था, इसमें मैंने क्या किया, बेंजिल ग्रुप लगा के CH2Cl। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, ये जो है फिनॉल वाले ग्रुप के ऊपर क्लोराइड लगा हुआ था, इसमें बेंजिल ग्रुप पे लगा हुआ है। ये एक बाकी तीनों के साथ, ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे, और ये तीनों इस चौथे के साथ क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्लियर, ये तीनों इस चौथे के साथ, यानी चौथा किसी के साथ फंक्शनल आइसोमर्स होगा। इस तरीके से टोटल जो आपके एरोमेटिक आइसोमर्स बने वो है 4। चलिए बात को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अपने को नेक्स्ट आइसोमर्स क्वेश्चन बोल रहा है C6H10 में टोटल नंबर ऑफ एल्काइंस कितने बनेंगे। C6H10 एल्काइंस बता दिया, साइक्लिक बनेगा नहीं बनेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यही चेक कर लेते हैं। Du बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 यानी 7 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 माइनस 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। एल्काइन बोल रहा है, इसका मतलब सिंपल एल्काइन होगा, साथ में कोई रिंग नहीं बन सकती और कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एल्काइन का ही हो जाता 2। क्लियर, अब टोटल एल्काइंस बनाने हैं, रिंग नहीं होगी, ये अपने को पता चल गया। मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन से ट्राई कीजिए और धीरे धीरे उसको डाउन साइज करते चलिए। तो सबसे पहला मेरे पास देखिए 6 मेंबर का है, तो 6 मेंबर की मैंने रिंग बनाई, सॉरी चेन बनाई, और 1 पर एल्काइन लगाया, तो 1 पर आया आपका एल्काइन हेक्साइन, 1 हेक्साइन हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, एल्काइन की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, ये टोटल आपके 6 कार्बन नंबर 2 पर कर दी, पोजीशन आइसोमर्स आपस में। तीसरा मैंने इसकी पोजीशन
तीसरी मैंने इसकी पोजीशन ले ली आपकी नंबर 3 पर, ठीक है। 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन और 3 हेक्साइन। 4 पर लोगे तो वापस 2 ही होगा, काउंटिंग दूसरी साइड से हो जाएगी। नंबर 4 क्लियर। इसके अंदर मैंने एक 5 की रिंग को मेन रिंग रखा और एक साइड में कर दिया ये 4 और 5 मेंबर की रिंग, एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड के तौर पर रख दिया। इसके अंदर इसकी पोजीशन को मैं चेंज करूं, मिथाइल को मैं यहां लेके चला जाता हूं। नंबर 5 ये हो गया नेक्स्ट। क्या मिथाइल को मैं नेक्स्ट में भी लेके जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कंप्लीट है। क्या इसको मैं नेक्स्ट में भी लेके जा सकता हूं? बिल्कुल, उसकी वैलेंसी एक फ्री है, उसकी जगह लेके जा सकता हूं, बट वो तो वही बन जाएगा 2 पर हेक्साइन, सेकंड वाला केस हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा 6 नंबर का आइसोमर। इसमें मैंने क्या किया, मिथाइल को यही रखा, इसको मैं डबल बॉन्ड को इधर ले आता हूं, 4 से चेंज कर रहा हूं। देखिएगा 1 1 यहां पर मिथाइल रखा, यहां डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हुआ। और लास्ट देखिएगा मैंने क्या किया, 2 मिथाइल साइड में कर दिए और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, ये 7 बने। अब आगे देखिए, इसको मैं अगर पोजीशन चेंज यहां इसको लेके नहीं जा सकता, डबल बॉन्ड यहां ला नहीं सकता, वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, डबल बॉन्ड की इसमें कोई पोजीशन और चेंज फर्दर नहीं कर सकता। तो टोटल ये आपके 7 आइसोमर्स होंगे C6H10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इनका आपस में पूछा है कि ये आपस में क्या होंगे। देखिएगा, मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप हो फ्री वैलेंसी वाला 2, और उससे अगर कोई भी एल्किल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे पर तो मेटामर्स बनेगा। इसको आप फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ सकते, साइक्लोहेक्सेन फ्री वैलेंसी के साथ है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये 6 की रिंग है, इसमें साइड चेन एक में प्रोपिल लगी हुई है, एक में मेथिल, और दूसरे वाले एग्जांपल में एथिल एथिल लगी हुई है। साइड चेन डिफरेंट है, साइड चेन डिफरेंट है। एक तो देखिए ऐसा है जिसके अंदर आपकी साइड चेन ऐसी है और मेथिल, और दूसरे में देखिए ये ऐसा है और साइड चेन दोनों तरफ एथिल है। तो ये दोनों साइड चेन डिफरेंट है, प्रिंसिपल चेन सेम है और साइड चेन डिफरेंट है, तो ऐसो को अपन बोलते हैं चेन आइसोमर। ये हो गया आपका चेन आइसोमर, फंक्शनल नहीं है। हाँ, फ्री वैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है और उसमें यही CH2 ट्रांसफर करते हैं, या बेंजीन रिंग की जगह अल्कोहल ऑक्सीजन होता ईथर वाला और फिर ट्रांसफर करते, तो ये आपके होते मेटामर्स। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन। C5H8 में टोटल एल्काइंस कितने होंगे? ये वैसे बच्चों अपन आ गया, लेकिन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, DU टोटल आपको बताने हैं। DU चेक करना है, C5 माइनस हाइड्रोजन 8 प्लस माइनस में कुछ है नहीं, हेलोजन और नाइट्रोजन, -0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका हो गया 2। एल्काइंस है, ओनली एल्काइंस है, और एल्काइंस खुद में ही 2 पाई बैंड हो जाते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। इसका मतलब कोई भी रिंग में नहीं आएगा और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यही रहेगा, क्योंकि रिंग अगर आपने बना दी तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक तो रिंग का और एक डबल बॉन्ड का, तो फिर वो एल्काइन नहीं होगा। रिंग बन सकती है बट रिंग के साथ डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो इसका मतलब आपको एल्काइन पूछा है तो आपको रिंग नहीं बनानी। चलिए, आपके पास C5 है, तो 1 2 3 अभी बनाए थे एल्काइंस, 1 2 3 4 और 5 में एक एल्काइन आपका ये हो गया 1 पर। दूसरा एल्काइन आपने चेंज किया, पोजीशन 2 पर ले आए, 2, ये 1 पेंटाइन, ये 2 पेंटाइन। क्लियर। अब देखिए इसकी और पोजीशन आप ट्राई करेंगे, यहां लेके आते हैं तो वो नंबरिंग इधर से होगी, 2 पर ही रहेगा। इसकी पोजीशन चेंज करने से कोई नया एल्काइन नहीं बनेगा। तो हम अपन मेथाइल ग्रुप को साइड में निकाल लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आप और कुछ बना सकते हैं, इसकी पोजीशन को
इसकी पोजीशन को मैं मिथाइल को यहां लेके जाऊं, पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 ऑलरेडी कंप्लीट है। इस ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों यहां लेके आऊं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी हो चुकी है, इसकी वैलेंसी 2 हो रखी है, 1 2, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, नहीं 5 हो जाएगी। तो यह पाई बॉन्ड, एल्काइन भी इधर नहीं आ सकता ट्रिपल बॉन्ड, और ये मिथाइल भी इधर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये मिथाइल मैं यहां लेके जाता हूं तो वो तो सिंपल सीधी चेन हो जाएगी और एग्जांपल नंबर सेकंड ही हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 और 3 ये तीनों बनेंगे, इसके अलावा आपका कोई भी नहीं बन सकता। 1 और 2 आपके पोजीशन आइसोमर्स होंगे, और जो थर्ड वाला है वो बाकी इन दोनों के साथ चेन आइसोमर होगा। क्लियर? तो आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म? कौन सा पोजीशन आइसोमर नहीं है? चलिए अपन चेक करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड आप देखिएगा, फर्स्ट में आपके पास है कार्बन, कार्बन 3 कार्बन और OH। क्लियर? 3 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन और OH। क्लियर? और इसका जो दूसरा ऑप्शन देखिएगा क्या है, 1 2 3 और इधर एक 4 OH। बिल्कुल ये पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि इसमें मेन चेन आप ये सिलेक्ट करोगे, नंबर 1 पर आ रहा है अल्कोहल, इसमें मेन चेन ये सिलेक्ट करोगे, नंबर 2 पर आ रहा है अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप अलग पोजीशन पर है, पोजीशन आइसोमर है, ये आंसर नहीं है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2। अपने पास है O इस तरफ मिथाइल, और यहां है कार्बन, कार्बन और इससे 2 मिथाइल ग्रुप, ये है। और इसका जो इससे अगला जो बना हुआ है उसमें ये मिथाइल और इससे कार्बन, इससे तीनों जुड़े हुए। क्लियर? तो ये देखिए मेटामर्स नहीं हो सकते। पहली बात, सबसे पहली बात, मेटामर्स नहीं हो सकते। मेटामर्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप देखें इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप मेथिल है, मेथिल अगर ट्रांसफर होता तो इस तरह मेथिल की जगह एथिल बन जाता। ठीक है, और बात करें पोजीशन आइसोमर की तो देखिएगा अपन इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, सारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप को चेन के ऊपर लेना है, तो यहां पर 2 पे मेथिल है और 2 पर मेथॉक्सी है। और यहां देखिएगा लॉन्गेस्ट चेन अपन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट अगर अपन चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये होगा, इस पर 1 पर मेथॉक्सी और 2 पर मेथिल है, और यहां पर क्या बच्चों 2 पर मेथॉक्सी और 2 पर मेथिल है, तो मेथॉक्सी ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, अपने को वो ढूंढना है जो आपस में पोजीशन आइसोमर नहीं है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा, कार्बन 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 और कार्बन, और यहां पर फर्स्ट पर लगा हुआ है COOH। क्लियर? और इसका दूसरा जो बना रखा है कार्बन कार्बन और यहां पर लगा हुआ है COOH। देखिएगा इन दोनों को, यहां पर आपका ये 4 कार्बन की रिंग होगी, 1 पर ओइक एसिड है, और यहां पर आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना मस्ट है, और एक आपका मेथिल ग्रुप है, तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि प्रिंसिपल जो चेन है वो डिफरेंट है, 4 कार्बन की और यहाँ 3 कार्बन की, तो ये दोनों चेन आइसोमर है, तो इसका मतलब पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर आ गया। अगले में देखें तो आप देख पा रहे हैं साइक्लिक ईथर है और उसमें पोजीशन जो है चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ कार्बन की, क्लियर आप देख पा रहे हैं। तो ये थी बात इस क्वेश्चन की बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23, टोटल 25 क्वेश्चन अपने को कर रहे हैं इस डीपीपी के अंदर।
नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 3 एथिल पेंटेन और 3 मेथिल हेक्सेन में क्या रिलेशन होगा, जरा ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटेन 1 2 n बोल रहा है 5 और 3 पर एथिल है, 3 एथिल पेंटेन और अगला है 3 मेथिल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 और 3 पर है मेथिल, 3 मेथिल हेक्सेन। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसमें प्रिंसिपल कार्बन ये है और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है और आपके पास यह एक मिथाइल ग्रुप है और इसमें 6 मेंबर, इसमें 5 मेंबर, तो ये आपके होंगे चेन आइसोमर्स। क्लियर। और नेक्स्ट ये आपका ऑल क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है एस्टर, और जब भी एक से ज्यादा वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप दिख जाए या जो मैंने आपको बताया था मेटामर्स में एग्जांपल दिख जाए, ईथर, थायोईथर, कीटोन और आपको बताया एस्टर और आपको बताया एमाइड, इनमें से कोई अगर आपको नजर आता है और 2 डिग्री और 3 डिग्री है मींस ये नजर आ जाए तो आपको मेटामर्स दिमाग में आना चाहिए। आप देखिए यही हुआ एग्जैक्टली यहां पर। इसमें पहले एग्जांपल के अंदर क्या हुआ है कि एस्टर के एक तरफ फेनिल ग्रुप है और दूसरी तरफ फेनिल है, और इसमें दूसरे एग्जांपल में एक फेनिल को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, एल्काइल ग्रुप या फिनाइलिक ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और ये इस तरफ आ गया, इधर केवल H रह गया, ये H रह गया इस तरफ, केवल फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ केवल H रह गया क्योंकि फिनाइलिक ग्रुप इधर शिफ्ट कर दिया। और यहां देखिए मैंने आपको क्या बोला था मेटामर्स के लिए कि जो मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ के ग्रुप चेंज हो जाए। यहां फिनाइल ग्रुप है और बाद में क्या होगा, इसके दोनों तरफ दोनों फिनाइल ग्रुप इस तरफ आ गए, इधर केवल हाइड्रोजन रह गया, तो ये एक फिनाइलिक ग्रुप इससे इधर ट्रांसफर हो गया और ये बन गया, तो ये आपका हो जाएगा मेटामर्स। फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, वैसे आईयूपीएससी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या बताना है इसमें टोटल फंक्शनल ग्रुप इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, तो आपको पता है ये एल्डिहाइड होता है, तो फर्स्ट ये एल्डिहाइड। नंबर 2 देखिए मैं इसको देखना ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड O फिर एक कार्बन और NH2 है। अगर यहां कार्बन डबल बॉन्ड O डायरेक्ट NH2 होता तो एमाइड हो जाता, बट एक कार्बन का गैप है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कीटोन है और ये आपकी प्राइमरी एमीन है। तो देखिएगा ये एल्डिहाइड हुआ, दूसरा ये हुआ कीटोन और ये हुआ प्राइमरी एमीन, और बच्चों ये हुआ एल्डिहाइड जिसके लिए अपन लगाते हैं एल, कीटोन के लिए ऑन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा इसमें, देखिएगा ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड जिसको अपन बोलते हैं, ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर। और देखिएगा ये आपको नजर आ रहा है एसिड, देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है और फ्री वैलेंसी, तो ये लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है एसिड। और बच्चों देखिएगा ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और साथ में NH2 या NH फ्री वैलेंसी लगा दिया, ये आपका है एमाइड। तो इस तरीके से देखिएगा इस स्ट्रक्चर में कितने फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड 1, एल्डिहाइड 2, कीटोन 3, एनहाइड्राइड 4, एसिड 5
और प्राइमरी एमीन 6, तो टोटल फंक्शनल ग्रुप हो गए इसके स्ट्रक्चर के अंदर 6। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बच्चों देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है कि ऑर्गेनिक का या जो केमिस्ट्री का रोल है वो सिर्फ आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने में, किससे कितने कितने केस बनेंगे ये बच्चों डिपेंड करता है आपकी आईक्यू और प्रोबेबिलिटी पर कि किसको कहां का अपन लोकेट कर सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं आता बच्चों, इसके लिए आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिर्फ इस बात की कि आप रिंग को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को कैसे कैसे पोजीशनिंग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से अपने को देखना बच्चों, और एक क्वेश्चन को जिसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने उसको आपको पता है अपने वीडियो के अंदर जो वीडियो की चलने की जो स्पीड है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बहुत धीरे धीरे आप चलाइए और कॉपी और पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चन पर आप खुद प्रैक्टिस करिए जब तक आप, और इस पूरी डीपीपी के सारे क्वेश्चन को इकट्ठे की फॉर्म में आपको इसी लेक्चर के नीचे एक पीडीएफ आपको मिलेगी, वहां से आप सारे क्वेश्चन पीडीएफ निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन की सीक्वेंस मैंने अलग कर रखी जानबूझ के, यहां क्वेश्चन की मैंने सीक्वेंस अलग रखी है और आपको जो डीपीपी दे रहा हूं उसमें क्वेश्चन की सीक्वेंस अलग रखी है ताकि आप रट्टा नहीं मारे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, यही क्वेश्चन है सारे बच्चों, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है दोबारा से, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए, एक बार वीडियो को देख के आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप जान पाए कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस की इसमें बेटा जरूरत होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें आपकी हेल्प करेगी और जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिए और आप भी उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे आइसोमर बनने के बाद जैसे किसी भी केस के 6 आइसोमर्स बने तो आप क्या कीजिए, रफ कॉपी लीजिए और कोई भी दो का कॉम्बिनेशन कीजिए, फर्स्ट और सेकंड क्या है, सेकंड और फोर्थ क्या है, फर्स्ट और 7 क्या है, जब तक आपस को सबको आपस में कंपेयर करके उनके टाइप्स आइडेंटिफाई अगर आप कर पा रहे हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, 6 आइसोमर बने या 12 बने तो इसमें जो किसी भी दो को आपस में आप कंपेयर कीजिए और कैटेगरी बताइए। मैंने कहा जब आपके दिमाग में एक से ज्यादा आइसोमरिज्म आ रही है तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताई, आपको मैंने बताया था कि रिंग चेन आइसोमर सबसे सीनियर, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर सबसे सीनियर, उसके बाद मेटामर सबसे सीनियर, उसके बाद आपकी जो आइसोमर्स आती है वो चेन आइसोमर और सबसे लास्ट में जो है पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्लियर? और इतने सारे क्वेश्चन को आप मन से दोबारा करेंगे तो सारी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बहुत अच्छे से आपकी बच्चों क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो आप जरूर से हमारे ऐप के ऊपर जो आपका डाउट है, डाउट काउंटर है उसके ऊपर जाइएगा, आपके क्वेश्चन की फोटो खींचिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा एंड यू विल गॉट योर सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट के अंदर अपन एक और अलग टाइप की आइसोमेरिज्म लेके आएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बेटा केवल टोटोमेरिज्म बना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके अलावा सारी आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आइसोमेरिज्म तो पूरी सीट अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा इस आइसोमेरिज्म पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं और वो तभी समझ में आते हैं जब आप खुद बनाते हैं। मैं 5 बार एक ही क्वेश्चन को बता दूं, जब तक आप खुद अपने हाथ और पेन और पेंसिल लेकर के बैठेंगे नहीं तो बेटा ये कभी भी केस बनने वाले नहीं। आप ट्राई कीजिएगा और जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो बहुत इजीली आप केस बना पाएंगे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं सारे केस बनने के बाद ये बच्चों जरूर याद रखिएगा कि उनमें सारी आइसोमेरिज्म आपस में आप कंपेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वाभिमान।